जय हिंद बच्चों, जीएसपी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस कर लिए थे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति और 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। आज हम लोग पढ़ेंगे 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, वो भी इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है, तो हम जो है एक एक लाइन पढ़ते हैं और एक एक लाइन पढ़ने के बाद जो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और मेरे पढ़ाने का तरीका भी यही है कि प्रत्येक लाइन पढ़कर आपको समझाएं। ठीक है, तो आप लोग जो है कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए। कलम कॉपी लेने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है तो आप उसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, या आप अपने किताब में अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, किताब खोलकर जरूर बैठिएगा। तो देखिए, सन 1848 की क्रांति की बात किया जा रहा है। तो लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। आपका ये सर कि लुई फिलिप क्या था, अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो जाकर पहले जरूर देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि लुई फिलिप कौन है। हालांकि हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि लुई फिलिप जो है आयरलैंड वंश का शासक है। ठीक है, और ये जो है 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसमें जो बुर्बो राजवंश का था चार्ल्स टेन, वो गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया था। और इंग्लैंड भागने के बाद जो लुई फिलिप जो है फ्रांस का शासक बना। और ये किस वंश का था? तो आयरलैंड वंश का शासक था। तो लुई फिलिप जो है एक उदारवादी शासक था। उदारवादी का मतलब क्या होता है, आपको ये बता दें कि उदारवादी का मतलब होता है जनता के प्रति अच्छा सोच रखने वाला शासक। मतलब ये कि जनता को जो है चाहता है कि जनता भी जो है हमारा सुखी रहे, इस प्रकार के सोच रखने वाला शासक को उदारवादी शासक कहते हैं। तो लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो गीजो को। देखिए क्या है ना कि लुई फिलिप क्या चाहता था कि मेरा जो विरोधी है ना वो भी खुश रहे और मेरा जो सहयोगी है वो भी खुश रहे। मतलब लुई फिलिप दोनों को खुश करके, मतलब विरोधियों को भी सहयोगी को भी, दोनों को खुश करने का चक्कर में ना बर्बाद हो गया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कैसे बर्बाद हुआ। तो वो चाहता था कि हम मेरा जो है दोनों खुश रहें, तो इसलिए जो है उसने जो है एक अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसको? तो गीजो। तो लुई फिलिप किसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो गीजो को जो है अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। कब किया था? तो 1840 ईस्वी में। कब किया? 1840 ईस्वी में लुई फिलिप अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? हम आपको बोले थे कि बार बार जितना बार बुलवाएंगे उतना बार बोलिएगा। ठीक है, आपको बोलने से आपका जो है क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपका याद हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो लुई फिलिप अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? तो गीजो को नियुक्त किया। कब किया? तो 1840 ईस्वी में नियुक्त किया। लेकिन क्या था ना कि जो गीजो था वो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। मतलब वो जो है जनता के प्रति सोचने वाला बिल्कुल ही नहीं था। उसको लोकतंत्र से कोई मतलब ही नहीं था, राष्ट्रवाद से उसको कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, वो अपना काम से वो चाहता था कि जो है राजशाही शासन व्यवस्था और चले और उसका जो इच्छा अनुसार सब चीज शासन व्यवस्था चले। तो वो कट्टर और प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, जिससे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी, और जो अल्पमत में भी थे उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। क्या किया लुई फिलिप लुई फिलिप जो पूंजीपति वर्ग थे उसको अपने साथ रखा, जो कि कम था, और उसको अपना शासन चलाने में कोई दिलचस्पी भी नहीं था। भाई, जिसके पास पैसा है वो शासन चलाएगा कि पैसा कमाएगा? जो बिजनेसमैन है वो पैसा ना कमाएगा जी कि शासन चलाएगा? देश का बागडोर उतना टेंशन लेगा नहीं ना। जो बिजनेसमैन वो पैसा कमाएगा, जो राजनीति करने वाले वो राजनीति करेगा, जो शासन करने वाले शासन चलाने वाले शासन चलाएगा। तो लुई फिलिप क्या किया कि जितना भी पूंजीपति को जो है ना अपने पास बुला लिया। कहा कि भाई साहब ऐसा है कि आप मेरे साथ सहयोग कीजिए, आप मेरा सहयोग कीजिए, हम जो है ना फ्रांस का शासन चलाएंगे। वो सब तो आ गया लेकिन कम मात्रा में, बहुत अल्प मात्रा में आया, और उसको कोई रुचि नहीं था, कोई सजेशन भी नहीं दे रहा था। लुई फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम भी नहीं था। लुई फिलिप के पास जो है कोई सुधारात्मक कार्यक्रम भी नहीं था कि फ्रांस को जो है कैसे सुधारा जाए, फ्रांस की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, फ्रांस की जनता को कैसे सहयोग किया जाए, फ्रांस की जनता का कैसे भलाई किया जाए, इसके बारे में कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई योजना नहीं था। ठीक है, न ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह का सफलता हासिल हो रहा था। लुई फिलिप जो है विदेश नीति में भी हार रहा था, विदेश के मामलों को भी संभाल नहीं पा रहा था। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी, बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। निश्चित तौर पे है कि जब देश में परेशानी आएगी, देश में जो है बेरोजगारी आएगी, भूखमरी आएगी, तो आपकी आलोचना तो होगा। तो उसके प्रधानमंत्री गीजो का आलोचना होने लगा।
जैसे मान के चलिए अगर भारत में जो है बेरोजगारी बढ़ते बढ़ते इतना भयानक बढ़ गया कि महंगाई बढ़ते बढ़ते इतना भयानक बढ़ गया कि अब बर्दाश्त के ऊपर है, तो क्या कीजिएगा? प्रधानमंत्री का विरोध कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? प्रधानमंत्री का विरोध कीजिएगा। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर जो है गीजो को जो है गीजो का आलोचना होने लगा। तो सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में क्रियस के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जो 1848 के क्रांति था ना, फ्रांसीसी क्रांति का सबसे मेन चीज यही था। सबसे मेन चीज क्या किया गया कि 22 फरवरी 1848 को जो है क्रियस के नेतृत्व में एक भोज का आयोजन किया जाता है, विशाल भोज का आयोजन किया जाता है। और जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। लुई फिलिप को क्या करने पर? जगह जगह जो है रोक लगा दिया, अवरोध लगा दिया, धरना प्रदर्शन चालू हो गया और लुई फिलिप को बोला गया कि आप जो है गद्दी को त्याग दीजिए। एक लालू यादव का कहावत याद आता है कि क्या सदन में बोला नहीं गया था, क्या सदन में रेल नहीं मांगा गया था? तो वहीं पर ममता बनर्जी कहती है कि नहीं, रेल नहीं मांगा गया था। इस बात पे एक लालू यादव का कहावत याद आ रहा है कि सदन में एक बार लालू यादव अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोल रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार बोले थे कि जो है ना, हमको नेहरू जी बोले थे कि अटल तुम एक बार प्रधानमंत्री बनोगे। तो वहीं पर लालू यादव बोले थे कि जब नेहरू जी एक बार ना बोले थे, आप तो 2 बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब तो गद्दी छोड़िए देश का। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है लुई फिलिप को जो है गद्दी छोड़ने का बात कहा गया। और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के बाद करने के बाद जो है 14 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग किया और ये कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। देखिए पिछले समय में भी, उस समय में भी भाग कर कहा जाता था इंग्लैंड, अभी भी जितना भगौरा है कहा जाता है इंग्लैंड में। इंग्लैंड छोटा बड़ी बदमाश है। लेकिन आगे है कि लुई फिलिप अपना गद्दी छोड़कर कहां चला गया? तो इंग्लैंड चला गया। तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मत देने का अधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्लो था। ठीक है, और शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। लुई नेपोलियन क्या बन गया? फ्रांस का सम्राट बन गया। हुआ क्या कि जब लुई फिलिप जो है गद्दी छोड़कर गया तो एक जो है नेशनल असेंबली बुलाया गया। नेशनल असेंबली मतलब जैसे संसद टाइप का बुलाया गया, संसद टाइप का बुलाया गया ना, तो वहां पर जो है 21 वर्ष से ऊपर के लोगों को मत देने का अधिकार दे दिया गया कि भाई 21 वर्ष से ऊपर के जितना भी लोग हैं ना, सबको जो है वोट देने का अधिकार मिल गया। जब वोट देने का अधिकार मिल गया ना, तो यहाँ पर जो 2 प्रकार के समाज सुधारक थे। एक था गणतंत्रवादी, एक था सुधारवादी। गणतंत्रवादी का नेता था मार्टिन लूथर किंग। गणतंत्रवादी का नेता कौन था? तो मार्टिन लूथर किंग था। और सुधारवादी का नेता कौन था? तो सुधारवादी का नेता था लुई ब्लो। याद रखिएगा कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में गणतंत्रवादी का नेता मार्टिन लूथर किंग और सुधारवादियों का नेता कौन था? तो लुई ब्लो था। शीघ्र ही दोनों में क्या हो गया? मतभेद हो गया। मतभेद क्या होगा? हम सरकार बनाएंगे तो हम सरकार बनाएंगे, मेरे अनुसार देश चलेगा तो मेरे अनुसार देश चलेगा। ये दोनों के चट्टा के बदमाशी के चक्कर में, दोनों के मतभेद के चक्कर में जो है ना, लुई नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट बनाना पड़ गया। किसको फ्रांस का सम्राट बनाना पड़ गया? तो लुई नेपोलियन को। अब यहां पर प्रश्न बनता है कि 1848 ईस्वी की क्रांति जो है, फ्रांसीसी क्रांति, किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुई फिलिप के शासनकाल में। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति लुई फिलिप के शासनकाल में हुआ। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1848 के क्रांति के बाद जो है कौन उसका सम्राट बना? तो लुई नेपोलियन जो है उसका सम्राट बना। कौन बना? तो लुई नेपोलियन उसका सम्राट बना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा कि इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। हुआ क्या कि जब फ्रांस में जो है इस प्रकार की पुरातन व्यवस्था का अंत और नई व्यवस्था का लागू हो रहा था, लोकतंत्र का स्थापना हो रहा था, तो निश्चित तौर पर ही है कि जब उसके पड़ोसी भी सुख बुगाएगा, तो फ्रांस के अगल बगल के भी देश में भी जो है इस प्रकार की जो आवाज उठने लगी कि हमें भी चाहिए लोकतंत्र।
इस प्रकार से जो है आप चाहे ये जहां पर जो है अगल बगल का देश था, ऑस्ट्रिया था, हॉलैंड था, स्विट्जरलैंड था, डेनमार्क था, इस सब में भी जो है लोकतंत्र के लिए आवाज उठना चालू हो गया और जनता में जो है ये आक्रोश आने लगा कि हमारा भी देश आजाद होना चाहिए, हमारे भी देश में जो है लोकतंत्र होना चाहिए। अब यहाँ पर अगला टॉपिक है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ? तो 19वीं शताब्दी में। कह रहा है कि इटली का एकीकरण 19वीं शताब्दी का आरंभ में एकमात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, इस कारण वहां अलगाव की भावना थी। इटली का एकीकरण 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में हुआ था, आगे डेट भी है। तो इटली को क्या था दिक्कत कि इटली जो है कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इटली के एक राष्ट्र के इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावा कई अन्य समस्याएं भी थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप। अतः एकीकरण में इनका विरोध अवश्य भावी था। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में भी थी। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि शासकों के नेतृत्व में। इसके अलावा अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी थी। पहला नंबर ये समझिए, एकीकरण क्या होता है। एकीकरण का मतलब होता है कि जो छोटा छोटा जो देश बना हुआ है, राष्ट्र राज्य बना हुआ है, छोटा छोटा राजा जो है अपना राजवाड़ा चला रहा है, सबको मिलाकर एगो देश बना दिया जाए। सबको मिलाकर क्या बना दिया जाए? एक देश बना दिया जाए, उसको कहते हैं एकीकरण। अब इटली के एकीकरण में बहुत सारी समस्याएं थी। इटली के एकीकरण में सबसे पहला समस्या था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी ताकतों का डायरेक्ट प्रभुत्व था। अगर एकीकरण करना चाहता था कि दोनों एकदम टांग रादर नहीं करने देंगे, करेगा तो हमला कर देंगे, अगर एकीकरण हुआ तो हम क्या कहते हैं उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, इस प्रकार के युद्ध छेड़ देंगे। तो इस प्रकार की धमकी देता था फ्रांस और ऑस्ट्रिया। उसके बाद एक पोप थे। आपको पता होगा कि जो इटली को कई छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया था। पिछले अध्याय में हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे, कई छोटे छोटे राज्यों में एक जो है छोटा राज्य जो है पोप के पास आ गया था, पेरिस का, ठीक है, सॉरी रोम का क्षेत्र जो है पोप के पास आ गया था। अब पोप क्या चाहता था कि पोप जो है चाहता था कि पूरा इटली का एकीकरण जो है ना मेरे अनुसार हो। अब कहिए सर ये पोप क्या होता है? तो देखिए, जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण पंडित जी होते हैं ना, धर्मगुरु जो पंडित जी सब है होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जो है यहाँ पर जो ईसाई धर्म में पोप होते हैं, फादर होते हैं, पादरी होते हैं, तो वो पोप कहलाते हैं, ठीक है। तो पोप जो है चाहता था कि पूरा जो है इटली का एकीकरण जो है मेरे अनुसार धार्मिक रूप से इटली का एकीकरण हो। शासक चाहता था कि शासक के हमारे अनुसार इटली का एकीकरण हो। फ्रांस और ऑस्ट्रिया चाहता था कि मेरे अनुसार इटली का एकीकरण हो। तो सबका अलग अलग समस्या था। उसके बाद आर्थिक समस्या था, प्रशासनिक समस्या था, बहुत सारी समस्या था इटली का एकीकरण में। फिर भी इटली का एकीकरण होता है, फिर भी इटली का क्या होता है? एकीकरण होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी का आरंभ से इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन इसे 3 गणराज्यों में गठित किया: सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन तथा ट्रांसपेडेन। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि जब नेपोलियन जो है इटली को विजय कर लिया था तो कितने गणराज्य में उसको स्थापना किया था? तो 3 गणराज्य में। जब नेपोलियन इटली को जो है कब्जा कर लिया, जीत लिया, तो कितने गणराज्यों में उसको बांट दिया था? 3 गणराज्यों में बांट दिया था। पहला गणराज्य था सिस्पाइन गणराज्य। कौन सा गणराज्य? सिस्पाइन गणराज्य। दूसरा था लिगुलियन गणराज्य और तीसरा था ट्रांसपेडेन गणराज्य। तीसरा कौन सा गणराज्य था? तो ट्रांसपेडेन गणराज्य था। उसने यातायात की व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। इन सभी कारणों से वहां जागृति आई। नेपोलियन के पतन 1814 में हुआ था। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1814 ईस्वी में जो नेपोलियन का पतन हुआ। पश्चात वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। आपको बताए थे पिछले अध्याय में, पिछले लेक्चर में, कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। और नेपोलियन का पतन कब हुआ था? तो 1814। याद रखिएगा कि नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। तो नेपोलियन के पतन के पश्चात वियना कांग्रेस द्वारा इटली को
पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के दो राज्यों पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण का दिशा तय होने लगी। जब वियना कांग्रेस का प्रभुत्व सामने में आया, वियना कांग्रेस अपने हाथों में पूरा यूरोप के सत्ता को संभाला, तो इटली को जो है ना एकीकरण की कोशिश किया और दो राज्यों उसका पिडमाउंट और सार्डिनिया को जो है आपस में मिला दिया। पिडमाउंट और सोनिया को क्या कर दिया? आपस में मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न कैसे बनता है? प्रश्न बनता है कि वियना कांग्रेस जो है इटली के किस राज्यों को आपस में मिला गया? तो पिडमाउंट और सार्डिनिया को। किसको? पिडमाउंट और सार्डिनिया को जो है आपस में मिला दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है इटली में 1820 से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि कार्बोनरी क्या है? तो कार्बोनरी एक गुप्त दल था। कार्बोनरी क्या था? एक गुप्त दल था जिसका गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था। जिसका उद्देश्य क्या था? छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मेजनी का संबंध इसी दल से था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मेजनी का संबंध इसी से था। 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मेजनी ने इस नागरिक आंदोलन का उपयोग करते उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा इस राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ गया। हुआ क्या कि जब फ्रांस में जो है क्रांति हो रहा था तो एक राष्ट्रवादी नेता निकल कर आया मेजनी। एक राष्ट्रवादी नेता निकल कर आया मेजनी, जो कार्बोनरी जो गुप्त दल था, कार्बोनरी गुप्त दल था, उसका क्या था? इसका संबंध था। कार्बोनरी गुप्त दल से इसका मेजनी का संबंध था। कार्बोनरी गुप्त दल क्या था? वो गुरिल्ला युद्ध करता था, छुप छुप कर युद्ध करता था और सेना मतलब राजा के सेना को मारता था। छुप छुप कर युद्ध करके राजतंत्र को खत्म करने की कोशिश करता था। तो यहाँ पर जो है आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। किससे संबंधित था? तो कार्बोनरी संगठन से जो है मेजनी का संबंध था। हुआ क्या कि मेजनी जो है 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद मेजनी कोशिश किया कि इटली का एकीकरण किया जाए, इटली का उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण किया जाए और आंदोलन चालू हो गया। लेकिन जो है घोर प्रतिक्रियावादी जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, वो जो है इस आंदोलन को दबा दिया, बलपूर्वक दबा दिया, जिस वजह से मजबूर होकर मेजनी को जो है इटली छोड़ना पड़ गया। मेजनी को क्या छोड़ना पड़ गया? इटली छोड़ना पड़ गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट लेक्चर में मेजनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और मेजनी कैसे इटली का जो एकीकरण किया उसमें उसका क्या योगदान रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।